नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 21 तारीख राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी। शासकीय कर्मचारी संघ भारत की शाखा राजकुमार पटेल पैनल द्वारा नामांकन दाखिल। मध्य और दक्षिणी कर्नाटक में व्यापक वर्षा से दैनिक जीवन प्रभावित। दिल्ली में भाजपा जेडीएस की बैठक के बाद चन्नापटना उम्मीदवार पर फैसला होगा, कुमारस्वामी ने। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, उपचुनाव की भी घोषणा। दिल्ली में 3 दिन में 1404 केजी अवैध पदार्थ जब्त, राजधानी में कैसे कंट्रोल होगा पॉल्यूशन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। हुमनाबाद तालुके के हुड़गी गांव से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर और नीचे के एक हिस्से में सर्विस रोड का निर्माण नहीं होने के कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई है और कई लोग दुर्घटनाओं में घायल हो गए हैं। उक्त जमीन का मामला न्यायालय से निस्तारित हुए 1 वर्ष बीत गया है। न तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और न ही L&T ने कोई कार्यवाही की है। इस कारण इस हाईवे पर चलने वाले लोगों को जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। शीघ्र सर्विस रोड को सुधारने के लिए कार्यवाही करने का आदेश दिया जाए। ऐसा न करने पर सोमवार 21 तारीख को हुड़गी गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी भाजपा जिला अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल के नेतृत्व में जिला आयुक्त को एक अनुरोध सौंपा गया। इस अवसर पर पीरप्पा औरादे, किरण पाटिल, हनुमंतराव पाटिल, नीलेश रक्षल आदि उपस्थित रहे। भालकी शहर में बीईओ कार्यालय के पास शासकीय कर्मचारी संघ के कार्यालय में आज राजकुमार पाटिल पैनल द्वारा नामांकन किया गया। इस मौके पर कई सरकारी कर्मचारी मौजूद रहे। भालकी से सैमुअल की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मंगलवार तड़के शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने राज्य की राजधानी बेंगलुरु सहित कर्नाटक के मध्य और दक्षिणी भागों में दैनिक जीवन को बाधित कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD अधिकारियों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण व्यापक वर्षा हुई। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राज्य के उत्तरी भागों के शुष्क क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में इसी तरह की मौसम की स्थिति रहने की संभावना है। एक अधिकारी ने कहा कि यह स्थिति अगले 3 से 4 दिनों तक बनी रहेगी। बेंगलुरु में छात्रों और ऑफिस जाने वालों को खास तौर पर बारिश के कारण सड़कों पर जाम लगने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मंगलवार को सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटों में शहर में 16 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। चन्नापटना विधानसभा क्षेत्र को बरकरार रखने का विश्वास व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि भाजपा जेडीएस उम्मीदवार को जल्द ही नई दिल्ली में गठबंधन दलों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में अंतरिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने अरकलगुड़ तालुके के बिदरक्का में संवाददाताओं को कहा कि गठबंधन के नेता उपचुनाव का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
जिसकी घोषणा चुनाव आयोग द्वारा किसी भी समय की जा सकती है। कुमारस्वामी ने कहा कि वह भी उम्मीदवार हो सकते हैं क्योंकि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने घोषणा की है कि वह उपचुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा गठबंधन दलों से टिकट के लिए कई आकांक्षी हैं, लेकिन अंतिम निर्णय दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा के बाद लिया जाएगा। 2022 में हुबली में हुए दंगों के आरोपियों के खिलाफ मामले वापस लेने के अपने कदम पर आलोचनाओं का सामना कर रहे कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि सरकार का फैसला अदालतों की मंजूरी के अधीन है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने फैसले संबंधित अदालतों के समक्ष पेश करेगी और मामले तभी वापस लिए जाएंगे जब अदालतें इसे मंजूरी देंगी, अन्यथा वे जारी रहेंगे। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि मामलों को वापस लेने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है। सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए डॉक्टर परमेश्वर ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी के सामने 56 मामले सामने आए थे, इनमें से 43 को वापस लेने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े मामले नहीं हैं, बल्कि किसानों, छात्रों और अलग अलग मौकों पर विरोध प्रदर्शन में शामिल आम लोगों के खिलाफ भी मामले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के आरोपों को स्वीकार किया जा सकता था यदि उन्होंने केवल हुबली के मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया होता या सभी 43 मामले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से संबंधित होते। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होगा, वहीं झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र में 9 करोड़ 63 लाख वोटर होंगे। यहाँ 5 करोड़ पुरुष वोटर हैं। यहाँ 1 लाख पोलिंग बूथ पर वोट पड़ेंगे। महाराष्ट्र के हर बूथ पर करीब 960 वोटर होंगे। मुंबई में पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। राजीव ने बताया कि झारखंड में 2 करोड़ 60 लाख वोटर हैं। यहाँ 1 करोड़ 31 लाख पुरुष वोटर हैं और 1 करोड़ 29 लाख महिला वोटर हैं। झारखंड में 29,562 बूथ पर वोट पड़ेंगे। झारखंड के हर बूथ पर 881 वोटर होंगे। चुनाव आयोग ने ईवीएम पर भी बयान दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। ईवीएम की बैटरी पर भी पोलिंग एजेंट के साइन होंगे। ईवीएम 3 लेयर की सिक्योरिटी में रहेगी। ईवीएम में सिंगल यूज बैटरी लगती है। ईवीएम में मोबाइल जैसी बैटरी नहीं होती है। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में पटाखों की खरीद और बिक्री पर बैन है, लेकिन दिवाली से पहले दिल्ली में अवैध पटाखों का कारोबार सिर उठा रहा है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 104 किलोग्राम पटाखे जब्त किए हैं। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस को बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में एक व्यक्ति द्वारा खाद्य पदार्थों में पटाखे छिपा कर ले जाने के लिए की सूचना मिली। सूचना के आधार पर टीम ने एक मोटरसाइकिल को रोका और चालक मोहम्मद आकिब 24 वर्षीय को पकड़ लिया। इससे 2 दिन पहले रविवार को भी दिल्ली पुलिस ने 1300 किलोग्राम से अधिक अवैध पटाखे जब्त करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्होंने मोटरसाइकिल पर रखे सफेद प्लास्टिक के बैग की जांच की और खाद्य पदार्थों में छिपा कर रखे 10 किलो पटाखे बरामद किए। अधिकारी ने बताया कि आकिब ने खुलासा किया कि उसने 46 वर्षीय तालिब यूसुफ के गोदाम से पटाखे खरीदे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने यूसुफ को उसके गोदाम से गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 93 किलोग्राम से अधिक पटाखे जब्त किए हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार ने इसकी जानकारी साझा कर दी है। इसी बीच महाराष्ट्र चुनाव की अगर हम बात करें तो सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 110 से 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने इस बार 3 सर्वेक्षण करवाए हैं। एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा तथा अन्य 2 सर्वेक्षण राज्य इकाई यानी पीसीसी और सीएलपी द्वारा करवाए गए हैं।
हालांकि अब तक महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर संशय बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस 110 से 120 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस पर महाविकास अघाड़ी के अन्य दलों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। भोजपुरी गायक व अभिनेता रितेश पांडे बिहार स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद पत्रकारों ने जब उनसे भाजपा ज्वाइन करने को लेकर सवाल किया तो रितेश पांडे ने कहा कि जो भी होगा जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। साथ ही जब चुनाव लड़ने को लेकर उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि भभुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जो भी होगा वह सार्वजनिक कर दिया जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी भोजपुरी फिल्म जगत के कई कलाकार भाजपा में शामिल हो चुके हैं और चुनाव लड़कर विधानसभा और लोकसभा पहुंच चुके हैं। वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के ट्वीट पर रितेश पांडे ने कहा है कि क्या वह इस देश में नहीं रहते हैं, थोड़ा सोच समझकर जवाब देना चाहिए। बता दें कि पप्पू यादव ने ट्वीट कर लिखा था, यह देश है या हिजड़ों की फौज। एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है। सब मुख्य दर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। बता दें कि इससे पहले भाजपा में शामिल हुए पवन सिंह को लोकसभा चुनाव में आसनसोल से भाजपा ने उम्मीदवार बनाया था। हालांकि किसी कारणवश पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार किया था। ऋषि शर्मा ने बताया है कि शाम करीब 6:30 बजे मैं अपने साथियों के साथ अपने गांव में महुआ के पेड़ के पास भोजन कर रहा था कि अचानक आकर हमारे ही गांव के घनश्याम पुत्र राधेश्याम ने आकर गाली देते हुए मुझे धारदार चाकू से घायल कर दिया। उस समय उसके साथ ओमकार, रुसुजीत और जयहिंद भी थे, जिन्होंने मेरे साथ खड़े मेरे भतीजे अमन शर्मा, अनिल को मारा पीटा और तथा गालियां दी, जिससे उन्हें भी चोट आ गई। जाते जाते वह लोग हमें गालियां व जान से मारने की धमकी देते चले गए। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। थे 4-5 लोग थे, हम लोग खाना खिला रहे थे। हमारे जैसे कुछ गाली गलौज हुआ, हमने उससे फोन करके बोला भी था कि आप ऐसा है, अगर गाली गलौज हुआ तो सुबह हमसे आके मिल लेना घर पर। हम खाना खिला रहे थे और मेरा भतीजा बगल में ही था और क्या बोलते हैं, वो आके तुरंत गाड़ी पर से उसको मारने लगे सर। फिर हम बीच बचाव में गए, फिर वो हमको चाकू मार रहे सर। नाम क्या है? ऋषि कुमार सर। कौन सा गांव है? शिवपुर में। कितने लोग चोटिल हुए? 3 लोग हैं। चोटिल 3 लोग। कौन कौन? अमन शर्मा, भतीजा मेरा, अनिल शर्मा। आज आप लोग कहाँ हैं? अभी पुलिस चौबीस थाना चौबीस थाना। तहरीर दे दी हैं? जी। मुकदमा लिखा गया? जी। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कनाडा से तनाव के बीच भारत से वहां से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है, जबकि दिल्ली में कनाडा के 6 डिप्लोमेट को भारत ने निष्कासित कर दिया है। भारत के इस कड़े रुख पर अब कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान सामने आया है। ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान करता है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी कनाडा के लिए ऐसा ही करेगी। कनाडा के नागरिकों की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। ट्रूडो ने कहा कि आपसे कई लोग नाराज हैं, परेशान हैं और भयभीत हैं। मैं समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। कनाडा भारत का लोगों के बीच आपसी संबंधों, व्यापार और कारोबार में निहित एक लंबा इतिहास है, लेकिन हम अभी जो देख रहे हैं उसे सहन नहीं कर सकते। जब मैंने पिछले सप्ताह के अंत में पीएम मोदी से बात की तो मैंने इस बात पर जोर देकर कहा, इस सप्ताह के अंत में सिंगापुर में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी। उन्हें उस बैठक के बारे में पता था और मुझे भी उन पर दबाव डाला कि बैठकों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने मंगलवार को अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया। पीटीआई ने ऐसा इस वजह से किया है क्योंकि
यहाँ शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य शासनाध्यक्षों की परिषद CHG की 23वीं बैठक कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होने जा रही है। 2 दिवसीय बैठक में अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्र में जारी सहयोग पर चर्चा की जाएगी तथा संगठन के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। CHG बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सोमवार रात राजधानी में अपना प्रदर्शन खत्म करने पर सहमति जताई थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा यह फैसला सरकार के उस आश्वासन के बाद लिया जिसमें उसने इमरान खान से एक मेडिकल टीम को मिलने की अनुमति देने की बात कही। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। 21 तारीख राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी। शासकीय कर्मचारी संघ भारत की शाखा राजकुमार पटेल पैनल द्वारा नामांकन दाखिल। मध्य और दक्षिणी कर्नाटक में व्यापक वर्षा से दैनिक जीवन प्रभावित। दिल्ली में भाजपा जेडीएस की बैठक के बाद चन्नपटना उम्मीदवार पर फैसला होगा, कुमारस्वामी ने। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, उपचुनाव की भी घोषणा। दिल्ली में 3 दिन में 1404 kg अवैध पदार्थ जब्त, राजधानी में कैसे कंट्रोल होगा पॉल्यूशन। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।